नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज से हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जीव विज्ञान के आरएसएसएमबी के द्वारा पूछे गए लगभग 500 प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये 500 प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में आते हैं, बार बार ये ही घूम घूम के प्रश्न आ रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि इनके बारे में एक बार विस्तृत चर्चा कराई जाए, ताकि ये प्रश्न जो है आसपास से जो आ रहे हैं उनके बारे में हम लोग जो है पढ़ सकें और आगे अपने आने वाले एग्जाम के लिए एक अच्छी नजरिए का जो है निर्माण कर सकें। दोस्तों, पहले हम आरएसएसएमबी के प्रश्न पढ़ेंगे। उनकी पूरी श्रृंखला होने के बाद हम लोग आरपीएससी के भी बायोलॉजी के सभी प्रश्न पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग इन सभी कक्षाओं का लाभ लेना चाहते हो तो आपको एक काम करना होगा, उसके लिए अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करना होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा और अपनी कक्षा को लाइक करना होगा। ये कक्षा जो है, ये पूरी सीरीज, इसमें अगर आप लोग 500 लाइक तक अगर हमें पहुंचा देते हो तो मैं जरूर आपके लिए आरपीएससी के भी प्रश्न लेके आऊंगा। तो हम लोग एक एक प्रश्नों के बारे में आज चर्चा करेंगे। एक एक प्रश्न की डिटेल्स मैं बताने वाला हूं, तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। ठीक है। आज का पहला ही प्रश्न मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ और इसका आंसर आप लोग देंगे। मैं 5 सेकंड का वेट करूंगा केवल और केवल, आप लोग कमेंट में अपना आंसर लिख देंगे। ठीक है, प्रश्न को मैं पढ़ देता हूँ और उसके साथ आपको आंसर देना है। बात करते हैं पहले प्रश्न की। इसमें लिखा हुआ है भाई, किस परिस्थिति में प्रतिजन, जिसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं, प्रतिरक्षी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी, प्रतिजन और प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी, यानी आपस में इन दोनों का जो है प्रतिक्रिया और किस प्रकार से होगी, या कौन से जो है कौन से तालमेल में हम लोग अगर करवाते हैं तो होगी। अब यहाँ थोड़ा सा प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। किस परिस्थिति में प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी, आपस में किस में जो है प्रतिजन और प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया किस किस के विरुद्ध ये करेगा। चलिए, इस प्रश्न का मैं आंसर दे देता हूँ, उससे पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ ए रक्त समूह, यहाँ एक होता है बी रक्त समूह, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। ये 4 प्रकार के रक्त समूह जनरली हमको पता होते हैं, आप लोगों को पता होंगे। ठीक है, हम लोग इन रक्त समूहों के बारे में एक बार जो है भारी भारी रूप से पढ़ते हैं, मोटा मोटी पढ़ते हैं। मतलब बात करें ए की, तो ये ए जो है वो ए से रक्त ले सकता है और ए को दे सकता है। ठीक है, बी वाला भी वही बी से ले सकता है रक्त और बी को दे सकता है। अब यहाँ एक और बात, ये जो ए बी है, ये ए बी सार्वत्रिक ग्राही है। सार्वत्रिक ग्राही का मतलब होता है कि ये सभी से अपना क्या ले सकता है, सभी से क्या ले सकता है, ब्लड, चाहे वो ए वाला हो, चाहे बी वाला हो, चाहे ए बी वाला हो, चाहे ओ वाला हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ए बी नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ए बी नेगेटिव अगर आपको दे दे कि ए बी नेगेटिव किस किस से रक्त ले सकता है, तो सिर्फ ए बी नेगेटिव वाले से ही ले सकता है। ठीक है, ओ की मैं बात करूँ तो ओ जो होता है, ओ नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओ की बात कर रहा हूं। ओ की मैं बात करूं तो ये सार्वत्रिक क्या होता है, सर्वत्रिक दाता होता है। सर्वत्रिक दाता होता है, यानी सभी को ये ब्लड अपना दे सकता है, जो जिसके पास ए ओ आपके ब्लड ग्रुप है वो। ठीक है, तो आपको समझ में आया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपस में, अगर इनमें एक भी अगर कॉम्बिनेशन को हम लोग बिगाड़ते हैं तो प्रतिक्रिया होगी। तो हमको यहाँ ये प्रश्न में समझने की कोशिश करना है। पहला प्रश्न में, पहले ऑप्शन में जो है, एक व्यक्ति है जो रक्त समूह उसका ए बी है और उसको अगर ए रक्त समूह दिया जाए तो क्या कोई प्रतिक्रिया होगी। चूंकि सर्वत्रिग्राही है ए बी अपना, तो सभी से रक्त ले सकता है, तो कोई प्रतिक्रिया इसमें होगी नहीं। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अपने प्रश्न का जो है आंसर नहीं होगा। ठीक है, बात करें बी की, तो एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, और उसे बी रक्त समूह दिया जाए तो क्या कोई प्रतिक्रिया होगी, नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। बात करें हम लोग कि एक व्यक्ति है जिसका रक्त समूह ए है और उसे ओ रक्त समूह दिया जाए, तो हमने अभी पढ़ा ये
ओ जो है वो सार्वत्रिक दाता है, अगर वो सभी को ब्लड दे सकता है तो अगर एक को भी दे सकता है तो एक को अगर वो ब्लड देगा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। जबकि हम बात करें अगर किसी का रक्त समूह ओ है और उसे क्या ए रक्त समूह जो है ब्लड दे सकता है? ए रक्त समूह वाला व्यक्ति क्या उसको ब्लड दे सकता है? नहीं। तो ए रक्त समूह वाला ब्लड ओ को नहीं दे सकता है, क्योंकि ओ क्या है? सार्वत्रिक दाता है, न कि सार्वत्रिक ग्राही है। तो यहाँ अपना आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर जो है यानी डी अपना आंसर यहाँ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ के द्वारा फैलता है? तो ठीक है, हम लोग वेट करते हैं कि आप लोग इसका आंसर देते हो कि नहीं। चलो भाई, अब मैं इसका आंसर खुद ही दे देता हूँ। HIV की बात करूं, HIV आपके नहीं, HIV किसी फल चमगादड़ द्वारा नहीं फैलता है, ये लैंगिक संबंधों के द्वारा फैलता है। ऐसा ही कुछ हेपेटाइटिस बी का है, और डेंगू जो है वो आपके मच्छर के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो निपाह वायरस या निपो वायरस इसको बोलते हैं, ये निपा वायरस जो है वो किसके द्वारा फैलता है? विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है। ठीक है, फ्रूट चमगादड़ के द्वारा कौन सा फैलता है? निपाह वायरस। आपको समझ में आया? यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अपने तीसरे प्रश्न की। ऊतकों में डीएनए स्थानांतरण की कणिका बंदूक विधि का सामान्य नाम है। ये सामान्य सा प्रश्न है। देखिए इसका आंसर शॉर्ट फुट विधि नहीं होगा, शॉर्ट ब्लास्ट विधि नहीं होगा, मिथाइल विधि नहीं होगा। इसका आंसर होगा शॉटगन विधि। तो अपने 3 नंबर प्रश्न का जो आंसर है वो होता है ए। इसकी पीडीएफ में आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा भाई, जिसको चाहिए जाके ले सकते हैं। बात करें 5वें प्रश्न की। हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्नों को पढ़ते हैं ताकि कम समय में हम लोग ज़्यादा कर सके, क्योंकि एग्जाम टाइम में ही हम लोग जो है एमसीक्यूज को देखते हैं और जल्दी जल्दी में हम लोग जो है पूरी एमसीक्यूज देख लेते हैं, जिससे कई बार कोई प्रश्न जैसा का तैसा आ जाता है। और ऐसे प्रश्नों में जैसा का तैसा प्रश्न आता है, तो अगर जैसा का तैसा प्रश्न आ जाता है तो हम उसको सही करके आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसका आप लोग उत्तर दे दीजिए। मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? बताओ। तो मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? यहाँ आपका आंसर 2 हो जाएगा। कौन कौन से? एक्स एक्स क्रोमोजोम और एक्स वाई क्रोमोजोम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 4 का 2 नंबर इसका आंसर हो गया, बी इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं, आपके 5 नंबर वाले प्रश्न पे चलते हैं। थायराइड ग्रंथि का विस्तार की कमी के कारण होता है। थायराइड ग्रंथि का जो विस्तार है किसके कमी की? यहाँ पे रिक्त स्थान है, मैं लिख देता हूँ, रिक्त स्थान है यहाँ पे, है ना। थायराइड ग्रंथि का रिक्त स्थान विस्तार की कमी से होता है। किसके विस्तार की कमी से होता है ना। थायराइड ग्रंथि का जो विस्तार है वो किसकी, यहाँ है सॉरी, रिक्त स्थान किसकी कमी के कारण होता है? ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? विटामिन ए नहीं, आयरन नहीं, बायोटिन नहीं। यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा आयोडीन। आयोडीन क्या है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गलकंड रोग हो जाता है। गलकंड रोग हो जाता है। अब आपको पता है गलकंड आपके नमक में क्या होता है? आयोडीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग आयोडीन जो है अदर जैसे कोई, हाँ, आपके लोअर क्लास का जो है क्लास का व्यक्ति है, वो किस प्रकार से आयोडीन ले, तो सरकार ने क्या किया कि आपके नमक में जो है आयोडीन मिला के आपको देने लग गए। क्यों? क्योंकि नमक सभी बंदे खरीद सकते हैं, सभी आदमी नमक खरीद सकते हैं, तो वही नमक आपको लेना है जो आयोडीन की मात्रा जिसमें अच्छी हो। ठीक है, तो आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? आपके गलकंड रोग होता है, और थायराइड ग्रंथि विस्तार हो जाता है। यहाँ पे इस प्रकार से इसको घेंगा भी बोलते हैं। आपके इस प्रकार से जो है आगे गांठ नुमा जो है ये हो जाता है, चमड़ी आगे लटक जाती है, इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस। ये एक रोग है दोस्तों, जो विपरीत प्रकार के जो रक्त समूह होता है, यानी कि विपरीत से मेरा जो आपस में एक दूसरे के प्रतिरोधी होते हैं, उन प्रतिरोधी रक्त समूह से हम लोग अगर आपस में मेल और फीमेल का विवाह अगर हम करा देते हैं, तो पहला जो बच्चा होता है वो तो क्या होता है? स्वस्थ होता है उसका। तो प्रथम बच्चा जो होगा वो तो क्या होगा? स्वस्थ होगा।
इसका जो दूसरा बच्चा होगा वो मर जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी अपना आंसर हो जाएगा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटेलिस नामक रोग से जो देते हैं दूसरी बार जो बच्चा पैदा होता है वो मर जाता है। ठीक है, आज हमारे आसपास बारिश का मौसम चल रहा है, आपके वहाँ किस प्रकार का मौसम है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आगे बात करते हैं। डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों पर काटने वाला एंजाइम होता है। डीएनए के अणुओं को काटने वाला एंजाइम, देखो बिल्कुल सिंपल और सीधा प्रश्न है, और ज्यादातर आपने प्रश्न देखे होंगे। ये प्रश्न ज्यादातर आपके डीएनए आरएनए यानी अनुवांशिकी से और आपके जितने जो काम में भविष्य में जो काम में चीजें आने वाली है वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको उन चीजों पे ज्यादा ध्यान रखना है अपना। क्या आपने कोई भी रेस्पिरेशन का प्रश्न देखा? नहीं। क्या आपने कोई पाचन का प्रश्न देखा? नहीं देखा। ठीक है ना। तो यहाँ क्या प्रश्न है, डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों पर काटने वाले एंजाइम होते हैं। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, देखो ये डीएनए जो लाइगेज है ये तो जोड़ने का काम करता है, फॉस्फेट और पॉलीमरेज भी काम यही करते हैं। आपकी जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आणविक आणविक कैंची कहते हैं। आणविक कैंची या इसको बोल देते हैं डीएनए कैंची, कैंची, या इसको बोल देते हैं न्यूक्लिक सीजर। ठीक है, न्यूक्लिक सीजर बोल दो, आणविक कैंची बोल दो, डीएनए कैंची बोल दो, या फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बोल दो। तो ये क्या काम करता है, डीएनए अणुओं को विशिष्ट स्थलों पर काटने का काम करता है। ठीक है, और ये काटता कौन से शेप में है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, अगर आप लोग नहीं आएगा तो मैं कमेंट में आपको रिप्लाई दूंगा। यूकेरियोटिक जीवों में आपके पास आज का 8वां प्रश्न, यूकेरियोटिक जीवों में गुणसूत्रों का उपयुक्त अध्ययन किस अवस्था में किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, जब भी यूकेरियोटिक जीवों में गुणसूत्रों के उपयुक्त अध्ययन की बात करें, मतलब कि गुणसूत्रों को सही से किस अवस्था में देखा जा सकता है, सही से उसको स्टडी किस अवस्था में देखा जा सकता है, तो हमेशा से मेटाफेस करके आ जाना। क्या करके आओगे, मेटाफेस करके आ जाओगे, है ना, मेटाफेस। तो यहाँ पे सी आपके आंसर हो जाएगा। यूकेरियोटिक जीवों में अगर आपको गुणसूत्रों का उपयुक्त अध्ययन करना है तो आपके मेटाफेज अवस्था में आप लोग कर सकते हैं, ध्यान रखना। आगे, और आपका आज का 9वां प्रश्न, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जो है संख्या किसकी होती है। तो आपके सबसे ज्यादा संख्या एक खाद्य खाद्य श्रृंखला में, ये आपके इकोलॉजी से प्रश्न है भाई, इकोलॉजी से प्रश्न है, तो इकोलॉजी भी आपको पढ़नी है। ठीक है, बिल्कुल जनरल प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल और सीधा प्रश्न है। देखिए, जब भी आपके एक खाद्य श्रृंखला की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर प्रकृति में कोई होता है तो वो अपघटक होते हैं। कौन होते हैं, अपघटक होते हैं, जिसको अपघटनकारी कहते हैं। उससे उससे कम क्या होते हैं, आपके उत्पादक होते हैं, और उससे कम क्या होते हैं, आपके प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। उससे कम वालों को हम लोग तृतीयक उपभोक्ता बोलते हैं, और उसके बाद में हम लोग तृतीयक उपभोक्ता बोलते हैं। तो ये अपना क्रम होता है एक खाद्य जाल का। आपके यहाँ से एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि एनर्जी फ्लो किस प्रकार से होती है, तो ये भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपघटक आंसर हो जाएगा। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, क्या, डी जो है वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आज के कौन सा प्रश्न, 9वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 10वें प्रश्न की बात करते हैं। एलिफेंटिएसिस क्या है, एलिफेंटिएसिस, एलिफेंटिएसिस। और आजकल मुझे समझ में नहीं आता एग्जामिनर क्यों बच्चों को गुमराह करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एलिफेंटिएसिस का आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अभी मैं एक बीमारी के बारे में आपको बताऊंगा और आप लोग इसका आंसर सही से दोगे। बताओ, पहले तो इसका बताओ कि इसको एलिफेंटिएसिस रोग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस रोग को, क्या कहते हैं, हाथी पांव रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाथी हाथी पांव रोग। आपने नाम सुना ना हाथी पांव रोग का, हाथी के समान इसका पैर हो जाता है इस रोग में। तो ये आपके क्यूलेक्स मच्छर से नहीं होता है, एनाफ्लीस से भी नहीं होता है, प्लाज्मोडियम से भी नहीं होता है, ये होता है बुकेरियाई ब्रैंकोप्टी से होता है। ठीक है, तो डी ये आपका आंसर हो जाएगा। आपके आज का 11वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से ऑटो इम्यून रोग है,
ऑटो इम्यून रोग की बात कर रहा हूं मैं। निम्नलिखित में से ऑटो इम्यून रोग है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। मान लो एक कोशिका है जिसको हम लोग विदेशी कोशिका बोल देते हैं, फॉरेन सेल इसको बोलते हैं, विदेशी कोशिका। एक आपके घर की सेल है जिसे आप स्वदेशी कोशिका बोल सकते हो, विदेशी और स्वदेशी। अब यहाँ पे जो है आपका इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र जो है, आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे प्रतिरक्षा तंत्र से हर एक परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। ये आपके जितने भी चरणों में सीटी 2022 में जो एग्जाम हुआ है उन सभी चरणों को मैंने इसमें शामिल किया है। इसीलिए मैं आपको बता देता हूं कि ध्यान से और आराम से इन प्रश्नों को, हुआ तो एग्जाम 2023 में, लेकिन आपकी क्या 2022 में ये भर्ती आई थी सीईटी की, ठीक है, इसलिए इसको 2022 बोलेंगे। ठीक है, तो विदेशी कोशिका जो है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, कई बार विदेशी कोशिकाओं पे आक्रमण के बजाय यहाँ आक्रमण कर देता है, आक्रमण यहाँ कर देता है, इससे एक रोग हो जाता है। रोग का नाम है र्यूमेटाइड ऑर्थोराइट्स। क्या है, र्यूमेटाइड्स ऑर्थोराइट्स। तो आपके पास प्रश्न का उत्तर है र्यूमेटाइड्स ऑर्थोराइट्स, यानी सी जो है आपके ऑटो इम्यून रोग है एक प्रकार का। और भी बहुत सारे ऑटो इम्यून रोग होते हैं, उसकी पूरी की पूरी सूची आप लोग देख सकते हो नेट पे जाके। बात करें आज के 12वें प्रश्न की, तो 12वें प्रश्न में जो है, स्वस्थ बैक्टीरिया जो जठरांत्र नली में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को संश्लेषित करता है। एक बैक्टीरिया ऐसा, देखिए बैक्टीरिया भी दो प्रकार के होते हैं शरीर में। हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करते हैं। बैक्टीरिया भी दो प्रकार के होते हैं, एक बैक्टीरिया होता है स्वस्थ बैक्टीरिया यानी गुड बैक्टीरिया, और एक होता है आपके जो है बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो गुड बैक्टीरिया है वो है बिफिडो बैक्टीरिया। कौन है, बिफिडो बैक्टीरिया। ये आपके बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को संश्लेषित करने का काम करता है। समझ में आया। तो आज का 12वां प्रश्न क्या था कि स्वस्थ बैक्टीरिया है जो जठरांत्र नली में बी कॉम्प्लेक्स जो है विटामिन को संश्लेषित करने का काम करता है। तो इसका आंसर होगा बेफिडो बैक्टीरिया। तो इसका यहाँ क्या आंसर आ गया अपने पास, बी इसका आंसर आ गया भाई। बात करें शब्द संकर ओज किसने प्रतिपादित किया। शब्द है संकर ओज, किसने प्रतिपादित किया। आज का आपका 13वां प्रश्न, शब्द संकर ओज किसने प्रतिपादित किया। तो जी.एच. सल ने जो है आपके संकर ओज प्रतिपादित किया था, है ना। तो इसके बारे में आपको पता नहीं होगा मुझे ऐसा लगता था, इसलिए मैं आज के 13वें प्रश्न में जो है वो डायरेक्ट ही आंसर दे देता हूँ, जी.एच. सल। अभी बहुत सारे प्रश्न बाकी है दोस्तों, तो टाइम ज्यादा नहीं लेंगे हम लोग। लाख, लाख का नाम सुना होगा आपने। लाख कीट के किस भाग से स्रावित होती है। ध्यान रखना, लाख की जब भी बात करूं मैं, तो लाख जो है किसी कीट से स्रावित होती है, और वो किस जगह से स्रावित होती है, आपके उदरीय गुहा से। आपके 14 नंबर का प्रश्न है, उदरीय गुहा से जो है वो लाख जो है किसी कीट से स्रावित होती है। बात करें आज के 16वें प्रश्न की, तो एक मानवकायिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। 16वें प्रश्न में, सॉरी 15वें प्रश्न में जो है, 15वें प्रश्न की मैं बात करूं, एक कायिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो ये सभी को पता होगा, 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, कितने, 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है 16वें नंबर का प्रश्न। 16वें नंबर का प्रश्न है, बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है वह है। 16वें प्रश्न जिसमें क्या है, बी रुधिर वाला जो व्यक्ति है वो जिन जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को क्या कर सकता है, रक्तदान दे सकता है, वह कौन कौन से रुधिर है। तो बी वाला किसको किसको दे सकता है, ये देखो, बी वाला एक तो बी को दे सकता है, एक ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी क्या है, ए बी सार्वत्रिक ग्राही है। क्या है, सर्वत्रिक ग्राही है भाई। तो ये भी ध्यान रखना। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, बी और ए बी आपके पास आंसर हो जाएगा। ए जो होता है उसको ए ही दे सकता है, ओ वाले को ओ ही दे सकता है, बी वाले को बी दे सकता है, और ओ वाले को ओ दे सकता है। बी जो है वो ए को नहीं दे सकता है, और बी किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है, यानी ए बी तो सभी से रक्त ले सकता है। ठीक है, आज का अपना 17वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण करता है। कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण करता है। तो आपके कौन सा हो जाएगा, बताओ आंसर बताओ,
कौन सा हो जाएगा? वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है। देखो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आएगा ये आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है कौन सा है? विटामिन डी है, विटामिन डी है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है? निम्न में से कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है? आपके आज का 18वां प्रश्न, कौन सा? 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है? ध्यान रखना, सेल्यूलोज जो है, कौन सा? सेल्यूलोज, वो आपके जूट तंतु का मुख्य घटक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए आपके पास आंसर आ जाएगा प्यारे मित्रों। बात करें, और ये सभी को आना चाहिए भाई, ये वाला प्रश्न सभी को आना चाहिए 19वां नंबर का। मेंडल के अनुसार एक द्विसंकर, एक मिनट रुक जाइए। मेंडल के अनुसार एक द्विसंकर संकरण के द्वितीय संतति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप होगा। ये सेकंड यानी P2 F2 पीढ़ी की बात कर रहा है, F2 पीढ़ी की बात कर रहा है। अगर मैं बात करूं F1 पीढ़ी की, तो F1 पीढ़ी में क्या होगा? 3:1, ठीक है। द्विसंकर संकरण की बात कर रहे हैं ना अपन, तो F2 पीढ़ी में कितना होगा? F2 पीढ़ी में होगा, किसका लक्षण प्रारूप की बात कर रहा है? ये लक्षण प्रारूप की बात कर रहा है, तो 9:3:3:1। 93 आपने कई बार ये नंबर सुना होगा, 93। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 19वें का आंसर बी आपके हो जाएगा। बात करें 20 की, 20वां प्रश्न बिल्कुल सिंपल, 20वां प्रश्न बिल्कुल सिंपल आपके 20 में जो है आ चुका है। 20वां प्रश्न, 20वें प्रश्न में जो है, के बीज द्वारा एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है। आपने कई बार देखा होगा, सोयाबीन से पनीर बना लेते हैं हम लोग, तो दूध जैसी सामग्री किससे? सोयाबीन से बन सकती है। सोयाबीन में जो है प्रोटीन और वसा की मात्रा अधिक होती है भाई, है ना, ठीक है। बात करें आगे कौन से प्रश्न की ओर? 21वें प्रश्न की ओर बात करते हैं। आर्य कारक एक प्रतिजन है जो कि किसकी सतह पर होता है? यहाँ पे खालिस्तान है, किसकी सतह पर स्थित होता है? श्वेत रुधिर कणिकाओं की नहीं, लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर होता है। आंसर है आपका बी। यहाँ पे आज की जो है, आज की बातें यही खत्म होती है। अभी प्रश्न बाकी है, लेकिन बारिश तेज हो रही है भाई, तो लाइट हो सकता है कभी भी चली जाए, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए राम राम सा।